Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. So today we are discussing a new topic which is interpretation of statute internal aid. So please be with me, yours Vineet. आज हम इस टॉपिक में कुछ चीज़ें कवर करेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एड, मीनिंग ऑफ एड, टाइप्स ऑफ एड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टाइप्स ऑफ इंटरनल एड एंड केस लॉ और एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए इस टॉपिक में हम जानते हैं एड के बारे में। तो बेसिकली एड होता क्या है, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने एक हेल्प करके सिंबल ऐड किया हुआ अपनी वीडियो में। तो जनरली एड का जो मीनिंग होता है वो हेल्प होता है और असिस्टेंस होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एन एड मीन्स अ डिवाइस दैट हेल्प और असिस्ट। सिंपल मीनिंग में हम जानते हैं कि एड होता क्या है। तो एड एक डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसको? कोर्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन स्टैट्यूट। मतलब किसी भी प्रकार के स्टैट्यूट को, उसके मीनिंग को जानने के लिए, उसे रीड करने के लिए हमें वेरियस जो इंटरनल एक्सटर्नल एड हैं वो हेल्प करते हैं एक स्टैट्यूट को प्रॉपरली करेक्टली रीड करने के लिए। तो चलिए अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एड के बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एड में हमें इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड दिए हुए हैं और उनके भी कुछ काइंड्स हैं। जैसे कि इंटरनल एड्स में आप देख रहे होंगे उसका टाइटल शॉर्ट है या लॉन्ग, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट, डेफिनेशन सेक्शन, illustration, proviso, explanation and punctuation। एक्सटर्नल एड में आप ऐसे देख रहे होंगे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, रिपोर्ट ऑफ कमीशंस, डिक्शनरीज, प्रेसिडेंट्स। सो ये एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ एड हैं वो क्या हैं और उनके अंदर दिए गए जो की एड्स हमें पढ़ना है, जिनकी मदद से हम इंटरप्रेट कर पाते हैं एक स्टैट्यूट को। तो बने रहिए मेरे साथ। So now we are covering the topic internal aid. So what is the meaning of internal aid and what are the kinds of internal aid? So starting with the definition, internal aid are those aid which are available in a statute itself. So simply we understand it has already given in the law and act made by legislature. It means जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ या एक्ट बनाया है उसके अंदर ही इंटरनल एड दिया गया है। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एन इनैक्टमेंट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। मीन्स we have to read carefully all the meanings of an act given in itself। मतलब कि जो एक इनैक्टमेंट या एक क्या कहते हैं एक्ट पारित किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसके अंदर की अगर हम सारी सभी चीज़ों को, सभी इनैक्टमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा कि इंटरनल एड जो है वो उसी के अंदर ही दिए हुए हैं। The internal aids to interpretation may be as follows। तो चलिए पढ़ते हैं kinds of internal aids के बारे में। तो पहला जो काइंड है इंटरनल एड का वो है टाइटल। तो टाइटल में हम पढ़ेंगे लॉन्ग और शॉर्ट टाइटल के बारे में। The long title of a statute is an internal part of the statute and is admissible as an aid to its construction। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं जो भी ये लंबा शीर्षक, हम टाइटल को शीर्षक कहते हैं। तो जो लॉन्ग टाइटल वो होता है वो कानून का, मीन्स की लॉ का, स्टैट्यूट का एक इंटरनल पार्ट ही होता है जो कानून के निर्माण के लिए एक सहायता के रूप में स्वीकार किया गया है। मीन्स की जो लॉन्ग टाइटल है एक सहायक रूप है, मीन्स की एक इंटरनल एड है स्टैट्यूट को जानने के लिए। Statute is headed by a long title and gives the description about the object of an act।
कानून एक लंबे शीर्षक में से, जैसे कि एक स्टैचू है, स्टैचू जो एक कानून बनाया गया है, तो उसके लॉन्ग टाइटल्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि उसका उस पर्टिकुलर लॉ को या स्टैचूट का बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो वो हमें उसके लॉन्ग टाइटल से पता चलता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं उससे पहले। द लॉन्ग टाइटल ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, so an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, तो इसी में ही इसका ऑब्जेक्ट भी छुपा हुआ है इस लॉ को बनाने का। मींस कि क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए एक पर्टिकुलर जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर हैं वो इस कोड के अंदर कंसोलिडेट कर दिए गए हैं और एक लॉ बना दिया गया है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है। मींस कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए एक कानून बनाया गया है। इन रिसेंट टाइम्स लॉन्ग title has been used by court to interpret certain provision of the statute. However, it's useful only to extent of removing the ambiguity and confusion, and is not a conclusive aid to interpret the provision of the statute। तो हाल ही के दिनों में जो हमारी कोर्ट्स हैं, तो कानूनों के जो कुछ प्रावधान हैं, मीन्स की जो प्रोविजंस हैं, उनकी मीन्स कि उनको इलेबरेट करने के लिए जो ये हमारे लॉन्ग टाइटल्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। और जनरली हम इनका यूज़ जब करते हैं, ये हमारे लिए जब हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं लॉन्ग टाइटल, जबकि किसी प्रकार की आप समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, या किसी भी मीनिंग या फिर जो भी लॉ के अंदर रिटन है वो कंफ्यूजन है, मतलब अंडर डाउट है, या किसी तरह की मीनिंग क्लियर नहीं हुई है, तो उस केस में ये हमारे लिए लॉन्ग टाइटल यूजफुल रहता है। बट इसे एक हम कंक्लूसिव एड, मतलब हम चाहें तो एक क्या कहते हैं कि एक प्रावधान के लिए निर्णायक सहायता नहीं कह सकते। मतलब कि कहते हैं ना कि एक तरह से कि हाँ भाई एक ठोस हो गया है, एक कंक्लूसिव हो गया है कि नहीं भाई लॉन्ग टाइटल एक कंक्लूसिव एड है इंटरप्रेट करने के लिए। तो जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है लॉ के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए कंक्लूसिव नहीं है। So now we discuss some case laws related to the long title. The first case is in Re Kerala Education Bill, means ki it's a state education bill. So the Supreme Court held that the policy and purpose may be reduced from the long title and preamble, means the policy and the purpose, means कि किसी लॉ को, उसकी पॉलिसी और उसको बनाने के उद्देश्य को हम उसके लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल से जान सकते हैं। मींस कि प्रियम्बल और लॉन्ग टाइटल एक सहायक रूप है, इंटरनल एड है किसी भी स्टैट्यूट के बारे में जानने के लिए। दूसरा केस है इन मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो कोर्ट ने हेल्प किया कि इसमें कोर्ट ने बताया कि जो भी लॉन्ग टाइटल है किसी भी एक्ट का, मतलब कोई एक्ट जो पास हुआ है उसका लॉन्ग टाइटल के थ्रू हम उसका स्कोप भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केस लॉज हैं लॉन्ग टाइटल के बारे में। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल। द शॉर्ट टाइटल ऑफ एन एक्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। जो शॉर्ट टाइटल है वो जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एंड इट जनरली एंड्स विद द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द एक्ट। मीन्स कि जैसे कि जिस दिन भी जो कानून जिस साल में वो कानून बनाया गया है, तो ये हमेशा आप नोटिस करिएगा कि जो शॉर्ट टाइटल होगा तो शॉर्ट टाइटल के एंड में आपको उस एक्ट को, उस कानून को बनाने का जो साल है वो भी मेंशन किया होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860, तो इट मींस 1860 is the year of passing the act, and the Indian penal code is a short title. And second one is the Indian Evidence Act 1872. So moving to the next topic, it's a preamble. So the preamble, the main objective of an act
the main objective of the act are found in the preamble of statute. It means जो मुख्य उद्देश्य है किसी भी एक्ट को बनाने की, वो उसके प्रीएम्बल के द्वारा हम समझ सकते हैं. तो प्रीएम्बल इज द एक्ट इन अ नटशेल. इट मीन्स कि जो आपको पहले मैं नटशेल के बारे में बताना चाहूँगा. नटशेल किसे कहते हैं? नटशेल इज अ काइंड ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. तो जो हमारा प्रीएम्बल है मीन्स प्रस्तावना है, उसकी अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं उसके एक्ट की, हम ब्रीफली जाकर उसे समझते हैं, तो उसे हम नटशेल कहते हैं. तो मीन्स कि प्रीएम्बल इज द एक्ट इन अ नटशेल. तो प्रीएम्बल जो है एक तरह का एक्ट है जो कि एक बहुत बड़ी प्रस्तावना की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है. इट इज एन प्रिपरेटरी स्टेटमेंट. इट कंटेन्स द रिसाइटल शोइंग द रीजन फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट. मीन्स कि ये एक प्री डिसाइडेड मतलब पहले से ही परिपक्व मतलब बनी हुई पहले से ही बनाई हुई एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा जो भी रीजंस हैं किसी भी इनेक्टमेंट किसी भी एक्ट को बनाने के लिए जो भी रीजंस हैं जो भी कारण हैं उन सबको इस प्रीएम्बल में दर्शाया जाता है. इफ द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट इज क्लियर द प्रीएम्बल मस्ट बी इग्नोर्ड. इस लाइन के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि जो भी यदि एक स्टैचू है और उसकी लैंग्वेज जो एक्ट उसमें दिया गया है स्टैचूट या जो लॉ जो एक्ट बनाया गया है उसकी अगर लैंग्वेज प्रॉपरली क्लियर है तो हमें प्रीएम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्रीएम्बल की ज़रूरत हमें उसी सूरतों में पड़ती है जबकि जो इंटरप्रिटेशन है एक्ट का वो एम्बिगियस है. एम्बिगियस से आप समझ सकते हैं अस्पष्ट मतलब कि अनक्लियर. जो भी प्रस्तावना है यदि उसका अधिनियम की व्याख्या मीन्स कि जो उसकी एक्ट की एक्सप्लेनेशन है वो अस्पष्ट हो तभी हम उसे एज ए इंटरनल एड यूज करेंगे प्रीएम्बल को. तो एक केस दिया गया है इन काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट. तो इसमें कोर्ट ने बोला है प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द इनेक्टिंग क्लॉजेस ऑफ अ स्टैच्यूट. मीन्स जो हमारे जैसे लॉ होते हैं लॉ के अंदर सेक्शंस प्रोविजंस और क्लॉजेस दिए होते हैं आर्टिकल्स होते हैं. तो इसके एक यदि जो अगर हम सीधी सीधी लैंग्वेज में जानना चाहें जो प्रीएम्बल होता है वो किसी प्रकार के क्लॉज के बीच में बाधा नहीं डालता. मतलब कि वो किसी क्लॉज को डिफीट नहीं कर सकता. जो क्लॉज में मेंशन है वो मेंशन हो गया है. उसकी क्लियरिटी के लिए एज एन इंटरनल एड हम इसे यूज नहीं कर सकते. इट कैन बी ट्रीटेड एज ए की फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट. ये स्टैच्यूट की इंटरप्रिटेशन के लिए मीन्स कि उसकी मीनिंग को जानने के लिए एज ए इंटरनल एड एज ए की इंटरनल एड यूज किया जाता है सिर्फ लॉ के. बट उसके अंदर के जो क्लॉजेस बनाए गए हैं उसके लिए ये सहायक नहीं है. So now moving to the next topic, heading. In all modern statutes, generally headings are attached to almost each section, just preceding the provisions. Means जो भी आधुनिक विधियां हैं जो भी आधुनिक कानून बनाए गए हैं उसमें जनरली जो हेडिंग्स है वो सभी सेक्शंस के साथ अटैच्ड है. बट इसका एक कह सकते हैं एक्सेप्शन भी है. ये है कि ये प्रोविजन से पहले है. तो एक एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे जो भी हम सेक्शन 437 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जिसमें हम बात करते हैं व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस सेक्शन में जो हेडिंग दी गई है वो प्रोविजन से पहले है और सेक्शन के साथ अटैच्ड है. मीन्स कि when bail may be taken in case of non-bailable offense. तो headings are not passed by legislature but they are subsequently inserted after the bill has become law. हेडिंग्स हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई नहीं जाती मीन्स कि ये पहले से ही पास नहीं होती. इसे इंसर्ट किया जाता है जबकि बिल एक लॉ में मतलब एक विधेयक है जो एक कानून में बदल जाता है तब हम इसे इंसर्ट करते हैं तब इसे इंसर्ट किया जाता है. हेडिंग्स आर टू काइंड्स. हेडिंग्स दो तरीके की होती हैं दो तरह से होती हैं. एक जो किसी एक सेक्शन के साथ अटैच्ड हो या दूसरी
जो किसी सेट ऑफ सेक्शन या ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। तो हेडिंग्स से हम समझ सकते हैं कि दो तरह की हेडिंग्स होती हैं, जो कि एक सेक्शन के साथ होती है और या फिर सेट ऑफ सेक्शन के साथ अटैच्ड होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट केस है इन कृष्णैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कोर्ट ने हेल्प किया कि जो हेडिंग के प्रीफिक्स हैं, जो भी सेक्शंस के जो भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के जो भी प्रीफिक्स्ड हैं सेक्शन के साथ, वो प्रोविजन के प्लेन वर्ड्स को कंट्रोल नहीं करता। जो कि प्रोविजन में प्लेन वर्ड है उसके साथ जो भी सेक्शंस के आगे हेडिंग्स हैं वो उसे कंट्रोल नहीं करती, जबकि जब तक कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि मतलब एम्बिग्यूटी या फिर किसी तरह का कंफ्यूजन या डाउट नहीं होता, तो हम हेडिंग और सब हेडिंग को रेफर करते हैं एज ए इंटरनल एड टू कंस्टिट्यूइंग द प्रोविजन। उस प्रोविजन को उस प्रोविजन के मीनिंग या उस प्रोविजन को पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एज ए इंटरनल एड हम यूज करते हैं जब किसी प्रकार का डाउट या अनक्लियरिटी हो उस पर्टिकुलर प्रोविजन में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल नोट्स। सो पहले तो हम बेसिकली जानते हैं कि मार्जिनल नोट्स होते क्या हैं। तो मार्जिनल नोट्स को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसे हम सीमांत नोट भी कहते हैं। सीमांत नोट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये भी जो भी एक्ट होता है, एक्ट में जो भी सेक्शंस दिए होते हैं, उन सेक्शंस के साइड में जो भी जो नोट हैं, जो भी हम एक कहते हैं कि हम एक तरह का नोट्स अपडेट कर देते हैं सेक्शंस के साथ में, तो उन नोट्स को हम सीमांत नोट कहते हैं, मींस मार्जिनल नोट्स कहते हैं। तो मार्जिनल नोट्स आर दोज नोट विच आर इंसर्टेड एट द साइड of sections in an act and express the effect of section stated। मीन्स कि उसके जो इफेक्ट हैं, सेक्शंस के जो इफेक्ट हैं उसको एक्सप्रेस करता है, मतलब उस पर प्रभाव डालता है, उसको व्यक्त करता है। तो ऐसा ही केस है विल्किस वर्सेस गुडविन का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो साइड नोट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द एक्ट, मतलब जो साइड नोट्स हम इंसर्ट किए हुए हैं सेक्शंस के आगे, वो एक्ट का पार्ट नहीं होता। तो मार्जिनल नोट्स को हम रेफर नहीं कर सकते, मींस कि हम मार्जिनल नोट्स को हम एज ए कहते हैं ना कि इंटरनल एड के रूप में यूज नहीं कर सकते। Our next topic is definitional section. The object of a definition is to avoid the necessity of frequent repetition in describing the subject matter. Means कि जो भी परिभाषा है उसके उद्देश्य और जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसकी बार बार रिपीटिशंस को रोकने के लिए, मीन्स कि लेट सपोज किसी भी लॉ के अंदर कुछ डेफिनेशंस के पार्ट्स दिए जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक डेफिनेशन दी गई है, यदि वो वर्ड और जो भी एक्सप्रेशन है वो लॉ के अंदर, पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी कितनी बार भी अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो मतलब है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो हर जगह एक ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि उसे जो हर जगह डेफिनेशन को अगर रिपीट हो रही है तो उसका अलग अलग मतलब लिया जाएगा। तो जो यही कहना चाहता है डेफिनेशन सेक्शन के अंदर कि जो फ्रीक्वेंट रिपीटिशंस हैं, जो बार बार जो वर्ड्स आएंगे उस डेफिनेशन के अंदर, तो वो चेंज नहीं होने चाहिए, उसकी जो इंटेंशन है वो रिमेन सेम रहेगी हर जगह। मतलब जहाँ जहाँ भी वो सेक्शन अप्लाई होगा एक एक्ट के अंदर, वो सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। डेफिनेशन फ्रॉम एनी अदर स्टैट्यूट कैन नॉट बी बोरोड एंड यूज्ड ignoring the definition contained in statute itself। मीन्स किसी भी अन्य कानून की परिभाषा को उसमें नहीं सम्मिलित किया जाएगा, मतलब कि उसे इंसर्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी किसी कानून के अंदर सेक्शन 2 के अंदर कोई डेफिनेशन अलग है, किसी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 की डेफिनेशन अलग है, तो उन सबको एक नहीं माना जाएगा। जिस भी कानून के जो भी एक पर्टिकुलर लॉ बनाया गया उसके अंदर जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं, उस डेफिनेशंस का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य और उसका परिभाषा सब जगह उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर सेम ही रहेगा। Now moving to our next point, illustration. So illustration basically means a drawing, picture, sketch or figure graphics.
So basically you can understand what is illustration. So general meaning of illustration is picture, drawing, sketch. So basically in this internal aid, illustration in enactment provided by the legislature are valuable aid in the understanding the real scope. Means कि जो भी legislature ने एक एक्ट बनाया है उस एक्ट में उसके एक्ट के रियल स्कोप को जानने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इलस्ट्रेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट थ्रू इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स. मीन्स जो इलस्ट्रेशन है मीन्स डिस्क्रिप्शन है या फिर किसी तरह का उदाहरण है वो स्टैट्यूट की मीनिंग को समझने में इंटरप्रेट करने में बहुत ही सहायक होता है. इसी तरह से एक केस है महेश चंद्र शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा. इस केस में ये बताया गया है जो इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन का पार्ट है जो कि हेल्प करता है सेक्शंस के प्रिंसिपल को जानने के लिए. जो भी प्रिंसिपल है जो कि सिद्धांत है सिद्धांत को स्पष्ट करने में इलस्ट्रेशन मदद करता है. Moving to our next point, proviso. Proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. तो जनरली हम जानते हैं कि कभी भी एक लेजिस्लेचर द्वारा एक लॉ बनाया जाता है तो उसे योग्य बनाने के लिए उसे क्वालिफाइड करने के लिए हम एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं. तो जो वो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं वो एज ए प्रावधान क्रिएट होता है. तो मीन्स अ प्रोविजन इज एडेड टू एन इनैक्टमेंट टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज इन द इनैक्टमेंट. मतलब जो भी एक्ट में दिया गया है उसका एक एक्सेप्शन होता है जो कि एज ए प्रोविजन एज ए प्रावधान ऐड किया जाता है. ऑर्डिनरली अ प्रोविजो इज नॉट इंटरप्रेट एज स्टेटिंग अ जनरल रूल. मतलब कि आमतौर पे जो प्रावधान है वो जनरल रूल को इंटरप्रेट करने के लिए मीन्स कि जनरल रूल की व्याख्या को बताते हुए सामान्य रूल को बताते हुए उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती. मीन्स कि जो प्रोविजन है वो जनरल रूल की व्याख्या नहीं कर सकता. मीन्स इट इज नॉट important as an internal aid to interpret the general rule. Moving to our next topic, explanation. Explanation is added to a section to elaborate upon and explain the meaning of words appearing in the sentence. Means जो भी section के अंदर जो भी words आते हैं उस words का मतलब जो भी मीनिंग है उसको इलेबरेट करना या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन को जोड़ा जाता है. मीन्स एक्सप्लेनेशन को सेक्शन के साथ इसलिए ऐड किया जाता है कि जो भी वर्ड्स हैं सेक्शन के अंदर उसका मीनिंग को प्रॉपर तरीके से हम जान सकें. जो द पर्पस ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू लिमिट द स्कोप ऑफ द मेन सेक्शन. मीन्स कि जो एक्सप्लेनेशन है उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वो सेक्शन को सीमित कर दे. मीन्स कि इसके जो सेक्शन है सेक्शन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने का उद्देश्य है ना कि सेक्शन को की एक लिमिट तक या सीमित करने का उद्देश्य है. So finally moving to our last topic which is punctuation. Punctuation is a minor element in the construction of a statute. Means it is used as a minor element in the construction of statute. मतलब कि कोई भी कानून जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है उसमें इसे एक मामूली तत्व के तौर पे लिया गया है. Only when a statute is carefully punctuated and there is no doubt about its meaning. Means कि स्टैट्यूट को जो इसमें इंसर्ट किया गया है मीन्स कि केयरफुली हम जब इंसर्ट करते हैं जहां पर स्टैट्यूट की मीनिंग को समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं है किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है वहीं हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं. इट कैन नॉट हाउएवर बी रिगार्डेड एज ए
कंट्रोलिंग एलिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ अ स्टैट्यूट। मतलब किसी भी लॉ की, कानून की मतलब को जानने के लिए हम पंक्चुएशन को कंट्रोलिंग एलिमेंट नहीं मान सकते। मीन्स पंक्चुएशन is not a controlling element for determining the meaning of a statute. So friends, today I am ending my video here and I hope you understood the topic. If you like my video, so please like and share the video. Also, please do not forget to subscribe my channel for more videos. Thank you friends and please stay safe.